Hello everyone, my name is Nikita Rao and today we are going to discuss a very important topic, that is human health and diseases. Going through the contents, first we'll learn about the definition of health, then what affects health, coming to the different diseases that affect the human body, and later the immune system of the body. Let's start a lesson with a very good quote here by Mahatma Gandhi. It says, "It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver." आप कितना भी सोना चांदी कमा लें, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो इन सब का कोई मायने नहीं। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक व्यक्ति जो अपने रोज़मर्रा के काम ठीक तरीके से कर रहा है, कह सकते हैं उसे कि वह स्वस्थ है अगर उसे कोई बीमारी नहीं है तो नहीं। अकॉर्डिंग टू WHO इट सेज कि किसी भी पर्सन को कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का मेंटल रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए, उसमें सोशल इंटरेक्शन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। When people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and brings economic prosperity. जाहिर सी बात है कि एक हेल्दी पर्सन ही अपने वर्क को एफिशिएंटली कर सकता है। उसकी प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज़ होगी अगर वो हेल्दी है, और तभी अपनी इकोनॉमी में वो प्रॉस्पर कर पाएगा। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्ग लाइफ एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टैलिटी। एक लंबी आयु के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करती है। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्ग लाइफ एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टैलिटी. The good health is maintained by balanced diet, personal hygiene, and regular exercise. By genetic disorders, infections, lifestyle including diet, rest, exercises, drug, alcohol abuse also affect our health adversely. जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि अगर क्रोमोसोमल लेवल पे कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई एब्रेशन है, अगर हमारे क्रोमोसोम्स की रीअरेंजमेंट्स में कोई दिक्कत आ सकती है, जिसमें जीन लेवल पे कोई ऑल्टरेशन आया है, उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। सेकेंड है इन्फेक्शंस, कॉलेरा, टाइफाइड, जो कि हमें ट्रांसमिट होते हैं किसी भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, उन्हें इन्फेक्शंस होते हैं। लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज में आती हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। दीज आर द मोस्ट कॉमन डिसीजेस इन इंडिया। Diseases are grouped into infectious and non-infectious. Diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious diseases. एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट होने वाली डिसीज़ को ही इन्फेक्शियस डिसीज़ करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, जो कि एक दूसरे के एरोसॉल ड्रॉपलेट्स में या फिर इनहेलेशन ऑफ द एरोसॉल्स इन द एयर वो एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती हैं। डिसीज़ विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। कैंसर एक एग्जाम्पल है, और इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं हाइपरटेंशन, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की एक बीमारी होती है। Common diseases in humans. Organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoan, helminths, etc. could cause diseases in man. Such diseases causing organisms are called pathogens. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पैथोजन हमारी बॉडी को इन्वेट कर रहा है वो एक ही क्लास पे बिलोंग करता है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई भी वायरस हो सकता है, वो फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है। ये डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंट्री कर रहा है वो एक ही क्लास को बिलोंग करता है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो फंजाई हो सकता है, वो प्रोटोजोन हो सकता है, या हेलमिंथ हो सकता है। हमारी पहली डिसीज़ है टाइफॉइड, जिसका पैथोजन होता है सैल्मोनेला टाइफी, विच इज़ ए बैक्टीरिया। जो ऑर्गन्स हमारी इफेक्ट करता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंतड़ियाँ, और इट माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। इंटेस्टाइन में आने के बाद ये ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स के पास चला जाता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑलवेज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सम ऑफ यू मे नो अबाउट टाइफॉइड मैरी। उसका नाम था, आयरिश वुमेन थी, शी यूज्ड टू वर्क एज अ कुक इन अदर हाउस होल्ड्स। वो दूसरों के खाने में जब भी बनाती थी अपना सलाइवा मिक्स करती थी। ऐसे कर करके उसने 53 लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिनमें 3 की डेथ हो गई थी। सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड है हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो मेजर कॉज है डेथ का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट दिस फीवर इज़ कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स, एक हाई फीवर आता है, सर दर्द होता है, बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है, सूखी खांसी होती है, पेट दर्द होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और किसी भी रेयर केस में आपको रैशेस आ सकते हैं बॉडी पे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिसीज, दैट इज़ निमोनिया।
इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, नवजात बच्चों में ज़्यादा होता है. पैथोजन इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. नाम दो हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म एक है. एज वी कैन सी एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये पेयर्स में अरेंज होते हैं, क्लस्टर्स में, चेन लाइक पैटर्न में होते हैं, और ग्राम स्टेनिंग पे ये पिंक स्टेन देते हैं, इसीलिए इन्हें ग्राम पॉजिटिव कोकाई कहते हैं. ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं एल्वेलाई ऑफ लंग्स. जो हमारे वेंट पाइप होती है, ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं, वो लंग्स में जाके ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, जो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं. एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल देयर आर स्मॉल एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं. These alveoli are necessary for the exchange of gases. CO2 और ऑक्सीजन इसी लेवल पे एक्सचेंज होते हैं. मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया इज इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं एयर में, फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. सिम्टम्स ये हो सकता है कि बुखार आ सकते हैं, कपकपी लग सकती है, कफ आ सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द वगैरह. जो कि सीवियर केसेस में अगर ये निमोनिया गया तो आपके लिप्स और फिंगर्स वो ब्लू टर्न हो जाएंगे, फ्रॉम ग्रे टू ब्लू, और इस फिनोमेना को साइनोसिस कहते हैं. The next disease is common cold. Pathogen is rhinovirus. If compared to the current pandemic, which is wreaking havoc in the world, COVID-19, it is rather mild virus. Method of transmission same है, pneumonia से, aerosol से होता है, लेकिन contaminated object से भी होता है. Symptoms होते हैं nasal congestion, बंद नाक, डिस्चार्ज हो सकता है, नाक बह सकती है, sore throat हो सकता है, hoarseness हो सकती है, खांसी हो सकती है, और वीकनेस लग सकती है. ये 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है. कोरोना में नीजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज मैंडेटरी नहीं है, आपकी नाक खुली भी रह सकती है. आपको एक मेजर सिम्टम आता है जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द डिसीज़ ही बहुत ही प्रिवेलेंट होता है, जो कि है स्मेल ना आना और टेस्ट ना आना. सो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड COVID-19 ईजली. द नेक्स्ट डिसीज़ मलेरिया. पैथोजन इज प्लाज्मोडियम. इसकी 4 स्पीशीज़ होती हैं, वाइवेक्स, मलेरिया, ओवेल, फैसिपेरम. हालांकि एक नई स्पीशीज़ भी अभी जानी गई है जिसे हम कहते हैं नोलेसी. सो द नेक्स्ट स्पीशीज़ नोलेसी विच इज़ नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया. इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है फैसिपेरम. फैसिपेरम इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द स्पीशीज़ ऑफ द प्लाज्मोडियम. मैलिग्नेंट मलेरिया फैसिपेरम ही कहलाता है, जो एब्सोल्युटली फेटल होता है. ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं लिवर एंड RBC. मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है पर बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. द वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एनाफिलिस. डेंगू में क्यूलिक्स होता है और मलेरिया में एनाफिलिस होता है. कोई भी डिसीज़ अगर कोई मॉस्किटो इन्फेक्ट करा है तो हमेशा फीमेल कराती है, क्योंकि मेल प्लांट सैप पे फीड करके अपना जीवन काटते हैं. वो कभी भी ब्लड पे फीड नहीं करेंगे, हमेशा फीमेल ही खून चूसती हैं. सिम्टम्स आर हाई फीवर एंड चिल. फीवर अकर्स ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे, जिसे हम इंटरमिटेंट फीवर भी कहते हैं. वॉमिटिंग भी हो सकती है. एलाबरेटिंग द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. हेडेक होता है, सिस्टमिक में फीवर हो सकता है. एक बहुत ही प्रोमिनेंट मसल पेन और फटीग बहुत ही कॉमन होता है मलेरिया में. ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी होता है मलेरिया का. बैक पेन भी काफ़ी प्रिवेलेंट होता है. चिल, स्वेटिंग, इट इज़ वेरी कॉमन. सूखी खांसी हो सकती है, और अगर आप टेस्ट कराएं तो आपकी स्प्लीन इनलार्ज मिल सकती है. कमिंग ऑन टू द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया. मलेरिया पैरासाइट के 2 होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन होता है, दूसरा एनाफिलिस होता है. एनाफिलिस एक होस्ट के साथ साथ एक वेक्टर भी होता है. वेक्टर कोई भी एनिमल हो सकता है जिसमें एक पैथोजन अपनी हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट्स विद इंजेक्टिंग स्पोरोजाइट्स थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस. एज वी कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम, जो इन्फेक्टेड एनाफिलिस मस्कीटो होती है उसकी बाइट से ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजोइड इंसर्ट होते हैं. फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम दे डायरेक्टली गो टू द लिवर. वहाँ पे ये हिप्नोसाइड में कन्वर्ट होते हैं. सम ऑफ द हिप्नोसॉइड्स दे रिमेन डोमेंट, लेकिन कुछ जो फर्दर डिवाइड करके हिपैटिक शाइजोन बनाते हैं, जो कि फर्दर ब्लड में दोबारा रिलीज होते हैं, उन्हें मेरोजोइड्स कहते हैं. ये मेरोजोइड्स जाके एरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं. यहाँ पे 2 स्टेजेस दी गई हैं, एक्सोएरिथ्रोसिटिक और एरिथ्रोसिटिक. एक्सोएरिथ्रोसिटिक का मतलब है, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC. RBC को ही हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं. जो भी प्रोसेस RBC के बाहर हो रही है, जो RBC को नहीं इंक्लूड कर रही है, उसे एक्सोएरिथ्रोसिटिक कहते हैं. और जो भी RBC के अंदर प्रोसेस हो रही है उसे एरिथ्रोसिटिक कहते हैं. द स्पोरोजोइड्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम दे डायरेक्टली गो टू द लिवर सेल्स. लिवर सेल्स को हेपाटोसाइट्स कहते हैं. जब ये स्पोरोजोइड्स किसी भी हेपाटोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं
तो वो हेपेटिक शाइज़ोन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक दूसरी फॉर्म में भी होता है, उसे कहते हैं हिप्नोज़ोइड। ये डोर्मेंट फॉर्म में होते हैं, ये फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करते, ये अपना टाइम लेके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्दर हेपेटिक शाइज़ोन होते हैं, वो रप्चर करके ब्लड में दोबारा रिलीज़ होते हैं, इन्हें कहते हैं मेरोज़ोइड्स, जो फोर्थ स्टेज होती हैं। मेरोज़ोइड्स क्या होते हैं, जब ब्लड में आते हैं वो डायरेक्टली आरबीसी को अटैक करते हैं। जो भी सिम्टम्स आते हैं मेरोज़ोइड्स के इन्फेक्ट करने के बाद ही आते हैं। जब मेरोज़ोइड्स आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, शाइज़ोन के थ्रू ये ब्लड में दोबारा रिलीज़ होते हैं मेरोज़ोइड्स के फॉर्म में। ये मेरोज़ोइड्स एरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं, जो कि फर्दर डेवलपमेंट में जाते हैं। जो भी पैरासाइट होता है वो तो इधर रिप्रोड्यूस करेगा सेल्स में जाके, और जब भी वो रिलीज़ होते हैं फर्दर तो सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, दैट इज़ फीवर एंड चिल्स। फर्दर डेवलपमेंट होता है इनका मेल और फीमेल गैमेट्स में होते हैं, और ये गैमेटोसाइट्स फॉर्म में ही दूसरे मस्कीटो को इन्फेक्ट करते हैं, जिनमें इनकी फर्दर लाइफ साइकिल होती है गैमेटोसाइट स्टेज की। थ्रू दी बाइट ऑफ द एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो ब्लड में रिलीज़ होते हैं। ब्लड में रिलीज़ होकर ये डायरेक्टली लिवर को जाके इन्फेक्ट करते हैं। जो लिवर सेल्स होते हैं उन्हें हम हेपाटोसाइट कहते हैं। हेपाटोसाइट को इन्फेक्ट करने के बाद ये हेपेटिक शाइज़ोन में कन्वर्ट होते हैं, एक और फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें कहते हैं हिप्नोज़ोइड्स। ये डोर्मेंट फॉर्म होते हैं, ये तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करते, ये डोर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, और लेटर व्हेन द टाइम कम्स व्हेन दे वांट टू डिवाइड, जब सीवियर कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, तब ये डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जो हेपेटिक शाइज़ोन होते हैं फिर वो रप्चर करके दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, और ये जिस फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में एरिथ्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं मेरोसाइट्स। जो फर्दर डेवलपमेंट होता है मेरोजोइड्स का वो आरबीसी में ही होता है। एक टॉक्सिक सब्सटेंस वो रिलीज़ करते हैं हीमोजोइन, जिससे आरबीसी का रप्चर हो जाता है, और फर्दर जितने भी डेवलप्ड मेरोजोइड्स हैं वो ब्लड में दोबारा रिलीज़ हो जाते हैं। ब्लड में जाके ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि फर्दर एक हेल्दी मॉस्किटो ब्लड सबके करके अपने सिस्टम में ले लेता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिसीज, दैट इज़ अमीबाइसिस, जिसे अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। जो पैथोजन होता है वो एंटामीबा हिस्टोलिका, एक प्रोटोजोन पैरासाइट होता है। ऑर्गेन्स अफेक्टेड हैं लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अगर हम लोग टाइफाइड में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन होते हैं, लेकिन अमीबियासिस में जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसका जो वेक्टर होता है वो फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, वो मैकेनिकल कैरियर होती है। यानी कि मैकेनिकल कैरियर का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइफ साइकिल, हाफ लाइफ साइकिल, कोई भी डेवलपमेंट हाउस फ्लाई के अंदर नहीं चलता है। कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड विद फीकल मैटर इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर फीसेस से किसी भी फूड एंड वाटर का कंटामिनेशन नहीं होगा तो अमीबियासिस नहीं हो सकता। सिम्टम्स हैं लूज मोशन एंड एब्डोमिनल पेन, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। एस्केरियासिस पैथोजन इज एस्केरियस लम्ब्रिकोइड्स, जो कि एक नेमाटोड है। ऑर्गेन्स अफेक्टेड है इंटेस्टाइन ऑफ मैन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एस्केरियस की जो पैरासाइट होते हैं उसमें मेल हमेशा शॉर्ट होता है फीमेल से। फीमेल इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर द मेल। सिम्टम्स होते हैं कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा होता है, और फीवर और अनीमिया के चांसेस एक्सट्रीमली इंक्रीज हो जाते हैं। ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, क्योंकि ये लोग इतना ही रिप्रोड्यूस करते हैं तो पूरा एक गुत्था बन जाता है इंटेस्टाइन से, इसीलिए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत मेजर सिम्टम है। फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस पैथोजन होता है विचुरेरिया ब्रोंकाप्टा और विचुरेरिया मलाई। इट इज़ ऑल्सो ए नेमेटोड पैरासाइट। ऑर्गेन्स अफेक्टेड होते हैं लिम्फेटिक वेल्स, वो भी लोअर लिम्स के, और जेनाइटल ऑर्गेन्स को, विच आर सीवियरली इन्फेक्टेड इन द डिजीज़। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। मलेरिया में जो मॉस्किटो होता है फीमेल वो होता है एनाफिलिस, और फाइलेरिया में वो क्यूलेक्स होता है। सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स, एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है लोअर लिम्ब, स्क्रोटम और पीनिस पे। इसीलिए इस डिसीज़ को एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस होते हैं। एज यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर कि जो लेग्स हैं उनमें एबनॉर्मल स्वेलिंग आती है। एट द लेवल ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स वो भी एक्सट्रीमली स्वेल कर जाते हैं। द लास्ट वन इज रिंगवर्म्स। पैथोजन होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एमिटमोफाइटम। ये सारे फंगस होते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा जहाँ पे सिबेशियस स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पे ये इफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन, ग्रोइन। फोल्ड्स ऑफ स्किन एंड ग्रोइन जहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन कोम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। दीज आर दी मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। सिम्टम्स ये होता है कि इसमें ड्राई स्केली लीजन्स होते हैं स्किन और नेल्स में, और लीजन्स
होते हैं उसमें इंटेंस इचिंग होती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजेबल वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, दैट मीन्स प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। हमेशा वाटर रिजर्वायर्स और पूल्स की क्लीनिंग होती है क्योंकि यहीं पे जाके मच्छरों की ब्रीडिंग साइट होती है। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा ब्रीडिंग प्लेसेस को कंट्रोल करना चाहिए, दैट इज़ वाटर रिजर्वायर्स और पूल्स। हमेशा रुके हुए पानी को क्लीन करना चाहिए और मॉस्किटो नेट्स को यूज़ करना चाहिए। हमेशा अपने घर की खिड़की दरवाज़ों को साफ़ करना चाहिए और वायर मेश से उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का वेक्टर्स हमारे घर में आ ना सकें। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्यूनिटी। What do we understand by immunity? Immunity is nothing but body's defense against pathogens, their products, toxins, abnormal cells और transplanted cells। दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, वो इसलिए क्योंकि हमेशा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है सिंस बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसलिए स्पेसिफिक कहते हैं क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन से एक्सपोज होने पर ही बनती है। इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब एक्टिव होती है जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल कर जाता है, इसीलिए इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इनेट इम्यूनिटी इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करती है, तुरंत होगी, इसका कोई लैग टाइम नहीं होता। वेराज एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको डेवलप होने में कम से कम 3 से 5 दिन चाहिए होता है। सरफेस बैरियर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जैसे कि हमारी स्किन, और इसे फिजिकल बैरियर भी कहते हैं। स्किन हमारी सरफेस बैरियर होती है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हमारे हाइपोडर्मिस में स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। इनसे जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो बैक्टीरियासाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि वो पैथोजेंस की एंट्री को ही वहाँ पे ही रोक देते हैं, सरफेस बैरियर पे ही, अगर वो ज़्यादा पैथोजेनिक ना हो तो। म्यूकस लाइनिंग इज़ प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट। ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं जब भी कोई पैथोजन हमारे बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में एंट्री करता है। तो फॉर एग्जांपल पर से हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक लेते हैं तो उसमें म्यूकस लाइनिंग बहुत ही थिक होती है। इन एडिशनल टू दैट हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनकी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, दैट मीन्स दे मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन। अगर कोई भी पैथोजन इनमें ट्रैप होता है म्यूकस में तो सीलिया की मदद से वो बाहर की तरफ खींचता है, उसके बाद वो एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू कफ। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे लाइसोजाइम्स आते हैं जो हमारी स्किन सिक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा, ईयर वैक्स, जो कि पैथोजन होते हैं इसमें ट्रैप हो जाते हैं, बाद में सफाई करने पे निकल जाते हैं। हमारा जो सलाइवा होता है वो लाइसोजाइमल ही नेचर होता है, वो बैक्टीरिया की सेल लाइसिस करा देता है जिससे कि वो न्यूक्लियस उसका काम करना बंद कर देता है। सेल लाइसिस से बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है। और ऐसे ही हमारा गट सिक्रेशन में HCl होता है जो कि डाइल्यूटेड होता है, उसका एक स्पेसिफिक pH होता है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। ये माइक्रोब्स को वहीं पे ख़त्म कर देता है जब वो फूड के अंदर आते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें 4 रिस्पॉन्स होते हैं। पहला हमारा होता है फैगोसाइटोसिस जो कि फैगोसाइट्स कैरी करते हैं। दूसरा होता है नेचुरल किलर सेल्स ऑल्सो नोन एज NK सेल्स। थर्ड होते हैं इंटरफेरॉन्स एंड लास्टली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। फैगोसाइट्स में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि सेल जो पैथोजन को इनगल्फ कर लेते हैं। ये फैगोलाइसोसोम में कन्वर्ट करके उन्हें सॉल्युबल डेब्रिस में कन्वर्ट कर देते हैं आफ्टर एक्सोसाइटोसिस। जो हमारे स्पेसिफिक न्यूट्रोफिल्स होते हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो भी हमारे बोन मैरो में WBCs प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से न्यूट्रोफिल्स आते हैं। हमारी स्टेम सेल्स ही WBC प्रोड्यूस करती हैं। WBC में हमारे 2 इंपॉर्टेंट सेल्स आते हैं, दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में तभी कन्वर्ट होते हैं जब कोई स्पेसिफिक पैथोजन बॉडी को इन्वेड करता है। मोनोसाइट लार्जेस्ट सेल्स होते हैं ऑफ ऑल द WBCs, they have the largest nucleus. Talking about natural killer cells, natural killer cells नॉन फैगोसाइटिक होते हैं। ये लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये फैगोसाइटोसिस नहीं करके ये वायरल इन्फेक्टिव सेल्स को रिकग्नाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं साइटोलाइजेंस, जिससे उनकी साइटोप्लाज्म का लाइसिस हो जाता है और उनकी इमीडिएट बैक्टीरियल डेथ हो जाती है। टॉकिंग अबाउट इंटरफेरॉन्स आर नथिंग बट एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन। वो इसलिए कि जब भी हमारा कोई सेल किसी वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो एक वायरल इन्फेक्टेड एनिमल सेल हो जाता है। उसके बाद इन्फेक्ट होने के बाद वो अपने जो
बाजू के सेल्स हैं उनको बचाने के लिए वो वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, जिससे कि उसका वायरल रेप्लिकेशन उसे इन्फेक्ट तो कर पाएगा उस सेल को, लेकिन कभी भी उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा उस सेल में। और ये उसके साथ साथ मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करता है एंड एनके सेल्स को भी एक्टिवेट करता है कि वो इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज कर पाएँ। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इट इज़ ए लोकलाइज रिस्पॉन्स टू इंजरी। जब हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, उसमें हमारा लोकल रिस्पॉन्स में आता है रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, और अगर टच करने पे देखेंगे तो वहाँ का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है। इससे रेडनेस को र्यूबर कहते हैं और इंक्रीज टेम्परेचर को कैलर कहते हैं। एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी वो होती है जब एक स्पेसिफिक पैथोजन इन्वेड करता है बॉडी में। इसे सेकेंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस या थर्ड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस भी कह सकते हैं। लिम्फोसाइट्स होते हैं वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में ही एक्टिवेट होते हैं। दो टाइप की लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। हमारे दोनों टी एंड बी लिम्फोसाइट्स दे आर बोथ जनरेटेड इन द बोन मैरो। बोन मैरो में हमारे दोनों टी एंड बी लिम्फोसाइट सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं होते। मैच्योर केवल बी सेल्स होते हैं और जो टी सेल्स होते हैं वो वहाँ से जाके ब्लड ट्रांसपोर्ट से जाके थाइमस में जाते हैं। थाइमस में जाके वो वहाँ जाके लिम्फोसाइट्स जो टी लिम्फोसाइट्स के प्रिकर्सर्स होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, तब वो वहाँ जाके टी सेल्स होते हैं। वेयरएज बी सेल्स वो बोन मैरो में रह के ही मैच्योर होता है। एक बार मैच्योर होने के बाद दोनों टी एंड बी सेल्स हमारे लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फ्स में चले जाते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। दिस इज़ नथिंग बट द सेम थिंग कि जो हमारे अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स होते हैं वो स्टेम सेल से बन के होते हैं, वो बर्सा इक्विवेलेंट में चले जाते हैं, जो कि एक बोन मैरो का पार्ट होता है। जो बर्ड्स का जो बर्सा होता है वो बर्सा फैब्रिशियस होता है, वेराज जो हम लोग का मैमल्स का होता है उसे बर्सा इक्विवेलेंट कहता है। Now talking about antigen and antibodies, first we talk about antigen. What do we understand by antigen? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंट्री लेता है और एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, उसे ही हम एंटीजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक चोर घुस आया, वो तो आपका जो भी रिएक्शन होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं जो भी घर में उनको प्रोटेक्ट करने के, आपका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसी को इम्यून सिस्टम कहेंगे। ऐसे ही आपको दो चीज़ कहते हैं एंटीजेनिसिटी। कोई भी ऐसे स्ट्रेंजर आपके घर में अगर घुसता है तो उसके पास कुछ तो होगा जिससे आपका ये रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द थीफ हैज़ अ नाइफ, तो वो उसकी एंटीजेनिसिटी हो गई। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ दैट एंटीजन टू जनरेट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। आउट ऑफ फियर आप उस पर रिएक्ट करते हैं कि हाँ इसके पास चाकू है। इम्यूनोजेनिसिटी सेम थिंग एज आपकी जो एबिलिटी होगी रिएक्ट करने की उस एंटीजन्स को, उसी को इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। बायोकेमिकली हम कह सकते हैं एंटीजन्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। लार्ज पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं जो कि फैटी होता है एक टाइप का, और फैटी एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि पैथोजन सिक्रीट ना करके स्पेसिफिक एंटीजेनिक सेल्स वो खुद एक एंटीजन हो पूरा को पूरा। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन अलग होता है और एंटीबॉडी अलग होता है। दे आर बोथ नथिंग बट द सेम थिंग। एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनोग्लोबिन के 5 टाइप होते हैं, IgM, IgA, IgD, E और IgG। इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, गैमडे। गैमडे से आप याद कर सकते हैं G फॉर IgA, A फॉर G फॉर IgG, A फॉर IgA, M फॉर IgM और D फॉर IgD, E फॉर IgE। IgM होता है ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। IgM हमारा पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। मेगा ग्लोब सबसे बड़ा जो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स होती हैं, आर्म्स जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो IgM में ही होती है। ये इंजर्ड साइट पे सबसे पहले पहुंचता है। टॉकिंग अबाउट IgA, ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है। IgD होता है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो कि बी लिम्फोसाइट से बाइंड करके एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराता है, बी लिम्फोसाइट से बाइंड करके। IgE हमारी एलर्जी में सिक्रीट होते हैं। और IgG, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट IgG इज़ द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा और प्रोटेक्ट करता है फिटस को, इसीलिए मदर टू फिटस ट्रांसपोर्टेबल होता है।
टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी. एंटीबॉडी एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि 4 चेन से बना होता है. 2 heavy chains, these are the 2 heavy chains and these are the 2 light chains. इनके 2 रीजन्स होते हैं. दिस अपर पार्ट इज दी these 4 chains are held together by disulfide bonds. डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा. सो these are the 4 chains. ये हमारी 2 हैवी चेन हो गई, ये 2 लाइट चेन हैं और ये हेल्ड टुगेदर है डाइसल्फाइड बॉन्ड से. जो हमारा ये अपर पार्ट होता है ये वेरिएबल रीजन होता है और ये जो नीचे कांस्टेंट रीजन होता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ. वेरिएबल रीजन हम लोग ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो वैरी कर सकता है और यहीं पे आके हमारा रिसेप्टर अटैच होता है पैथोजन का. और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रीजन होता है जहाँ पे अमीनो एसिड सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता. रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट. जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंट्री करता है तो नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होते हैं. वो स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते हैं. ये एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो कि बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, ये एंटीबॉडी मल्टीप्लाई करती है रैपिडली टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ क्लोन सेल्स. ये क्लोन सेल्स 2 टाइप के बनते हैं. एक क्लोन सेल्स होता है जो बी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट कर जाता है प्लाज्मा सेल्स से. ये ऑन द एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन होता है एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 5 days. ये सेल्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं. और जो बचे हुए क्लोन बी सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं होते, दे एक्ट एज मेमोरी सेल्स. फॉर एग्जांपल अगर वो फ्यूचर में सेम पैथोजन अटैक होता है तो इन मेमोरी सेल्स को पता होता है कि इस पैथोजन से हमारा पहले एक्सपोजर हो चुका है, तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एक्शन. कमिंग ऑन टू दी सेल्स दैट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. दी सेल्स जो हमारे थाइमस में प्रेजेंट होते हैं ये कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वेराइज ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं एंटीजन के अगेंस्ट. ये तुरंत मल्टीप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस क्लोन सेल्स. टी सेल्स 4 सेल्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं: किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स. किलर टी सेल्स आर द सेम नेचुरल किलर टी सेल्स. एनके सेल्स जो होते हैं जो नॉन पैगोसिटिक लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये स्पेसिफिक पैथोजन को रिकग्नाइज करके उनकी साइटोलाइसिस कराते हैं. हेल्पर टी सेल्स होते हैं कि ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल्स को, जिससे कि बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा में चेंज होते हैं और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. सप्रेसर टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं. बोथ टी एंड बी सेल्स एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है. वेराज मेमोरी टी सेल्स ये प्रोग्राम होते हैं कि वो रिकग्नाइज कर सकें और रिस्पॉन्स कर सकें टू दी स्पेसिफिक एंटीजन जब उनका दोबारा एक्सपोजर होता है. सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी problem related to the topic or any doubt, you can leave in the comment section. Thank you.